है तो हो सकता है आपने नहीं भी पढ़ा। देखो, दो सभ्यताएं पढ़नी है अपने को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? सिंधु को। और सिंधु के बाद हम कौन सी सभ्यता को पढ़ेंगे? वैदिक। वैदिक शब्द जो बना है वो वेद से बना है, और सब जानते हो कि 4 वेद है। सभ्यता का पहले तो ये बताओ कि अर्थ क्या है। सभ्यता का अर्थ, जैसे अब हम हैं, अब हम बोलते हैं कि हमारी 21वीं सदी है, यही तो बोलते। तो सभ्यता का मतलब कोई ऐसी दुनिया जो अब हम हैं, इससे पहले कोई दुनिया रही होगी, उसी दुनिया को सभ्यता बोलते हैं। अब सबसे पहले की गुरुजी आपने जो नाम दिए हैं, सिंधु कैसे दिया, वैदिक कैसे दिया। यहां पर एक नदी है सिंधु, इसके आसपास पनपी है सभ्यता। जैसे हम लोग दब गए, मान लो दब गए, सारे के सारे दब गए, ऊपर आज से 1000, 2000, 5000 साल बाद खुदाई शुरू की, नीचे से हम मिलना शुरू हो गए, तो वो कोई नाम तो देंगे। तो क्या नाम देंगे वो? जैसे हम लोग दबे, क्या नाम देंगे भाई? उन्हें पता ही नहीं, वो नाम क्या देंगे? वो सोचेंगे कि सबके पास से मोबाइल मिल रहा है, पता नहीं किसी ने कौन सी जेब में डाल रखा है, किसी ने, सबके पास मोबाइल मिल रहा है। कुछ लोगों के तो सब इस तरीके से मिलेंगे, तो वो लोग एक नाम दे देंगे कि मोबाइल युगीन सभ्यता। मैं बोल रहा हूं नहीं, अब थम जाओ, मार्कर दिखाई। तो मोबाइल युगीन सभ्यता, चलो नाम दे दिया। तो फिर ये जो नाम दिया वो कैसे दिया? हुआ क्या, सबसे पहले यहां एक इसकी सहायक नदी है रावी। पहले तो इसके नाम देखेंगे कि नाम कितने के। रावी नदी के किनारे सबसे पहले यहीं पर 1826 में चार्ल्स मेसन ने एक टिल्लो खोजो, टिब्बो। बोले अरे टिब्बो निकले तो आपनों के लिए टिब्बो है तो काम आओगे कि नहीं, तो टिब्बो खोजो। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसके। बाद में 1856 में यहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रावी यहां से लाहौर से कराची के बीच। कब? 1856। तब थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान गया। तो सबसे पहले इसमें जो खोदा गया वो यहां पर एक स्थान खोदा था हड़प्पा। हड़प्पा के बाद एक स्थान खोजा कौन सा? मोहनजोदड़ो। फिर एक स्थान है चन्हूदड़ो। बड़े शानदार नाम है, गजब गजब के नाम है। वैसे तो पाकिस्तान ना तो इसके कर्म अच्छे ना ही नाम अच्छे। आपने पढ़ा होगा थार के मरुस्थल का नालायकों ने क्या नाम निकाल रखा है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब सोच सकते हो कि पाकिस्तान में नाम कैसे हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। गजब यार भाई, गजब नाम है, गजब। हड़प्पा, चन्हूदड़ो, तीनों का तीनों गया पाकिस्तान में। अपन बाद में करेंगे, पहले अब क्या हुआ? बोले यार इसका कोई नाम तो दो। बोले क्या नाम दे? बोले ऐसा करते हैं कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनपी है, इसकी सहायक नदियों के किनारे। तो फिर जॉन मार्शल बोलियो कि इनको नाम के दे दो, सिंधु घाटी। चलो जॉन मार्शल की बात मान के नाम दियो सिंधु घाटी। अब भाई इसके स्थान मिलना शुरू हुए, और भयंकर तरीकों मिला, और अब मिलना शुरू हुआ। इनने चालता 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 भारत में मिलना शुरू हुआ। भारत में बाद में है, लेकिन एक बार उत्तर में इधर एक स्थान मिला है मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। इधर गए पूर्वी साइड में लास्ट स्थान मिला एक पूरा आलमगढ़ यूपी, और दक्षिण में लास्ट तक स्थान मिला देमाबाद। देखो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो पूर्वी में पैसे पूर्वी, पैसे पूरा, दै से दक्षिण, दै से देमाबाद। मांडो, मांडो ऊपर है, मांडो कोई नहीं, मांडो ऊपर है बस। अब देखो ये स्थान देखो, ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी, वो लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर। बोले रे जॉन मार्शल, पहले तो ये बता कि ये पूरा क्या सिंधु नदी के किनारे क्या? ये देमाबाद सिंधु नदी के किनारे क्या? ये मांडा सिंधु के किनारे क्या? कालीबंगा सिंधु के किनारे क्या? ये तो नाम ही गढ़ते।
कोई दूसरा दो। बोले यार भी दूसरा क्या नाम दे? बोले ऐसा करो, सबसे पहले हमने कौन सा स्थान खोजा? भैया नाम क्या दे इसका? सिंधु घाटी नाम ही गलत है। तो ऐसा करो कि सबसे पहले जो स्थान खोदा था ना भाई, सिंधु घाटी में हमने प्रवेश कहां से किया? हड़प्पा से। सबसे पहला तोरण द्वार यही है, हड़प्पा सबसे पहले खोदा था 1921 में। बोलो जी इसका नाम आप हड़प्पा सभ्यता दे दो। ठीक है जी, दे दी। अब कई बार क्या है, तो वो पूछता है कि सिंधु घाटी का ये या फिर सिंधु घाटी का समय या हड़प्पा सभ्यता का, तो भैया ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। सिंधु घाटी को हम क्या बोले, ध्यान रखना, भले ही आप आईएएस का पेपर दे देना, भले ही आप आरएस का दे देना, इसका प्रश्न कन्फर्म आता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक तो बड़ी इजी है, हम इसे इजी वे में पढ़ लेंगे, क्योंकि वैदिक तो हम लोग हैं ही आर्य, हम आर्यों की संतानें हैं। तो वर्तमान में हम जो मान रहे हैं ना, वो हमारी सभ्यता वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक इसमें समस्या आएगी, इसमें क्यों आएगी और देखेंगे। अब जी नाम दे दिया हड़प्पा। अब सिंधु घाटी में चीजें मिलनी शुरू हुई। अब सिंधु घाटी की हमने खोदना शुरू किया। अंतर क्या है देखो, इस सभ्यता और इस सभ्यता, अंतर क्या है? सिंधु घाटी में हमें नहीं पता, क्योंकि यहां पर जो कुछ लिखित मिला वो तो हमारे समझ में ही नहीं आया। सर क्या मिला लिखित? देखो क्या मिला, यहां इधर ये लिखना शुरू करते थे, ये कौन सी दिशा है? दाईं ओर, ऐसे लिखना शुरू करते थे। अब किधर से? अब वापस इधर से। ये क्या लिखा है? सिंधु घाटी में जो कुछ लिखा मिला वो ऐसे मिला। इसे कौन सी लिपि दें? ये है इमोजी। सर इमोजी के वे व्हाट्सएप लिपि। ये तो चलो उस समय खोज हुई, अगर आज खोज हुई होती ना तो इसका नाम होता व्हाट्सएप लिपि। जैसे आप मैसेज कर रहे हो, मैसेज करते करते आपने कहा कि आज मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, तो बिन्नू एक चित्र आओ वो रोंगटक, तो आप समझ गए उसने कुछ लिखा क्या? नहीं लिखा। आप समझ गए कि जानूड़ी रो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसने जो चित्र भेजा है वो भाव के रूप में भेजा है, तो फिर इस लिपि को क्या कहूं? इंग्लिश में बोस्टोफेदम। इधर से इधर, इधर 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 इधर, क्या बन गया ये? सांप। इसे सर्पिलाकार लिपि कहेंगे। इसमें सबसे ज्यादा चित्र या तो यू आकार के या फिर मछली के। अब बताओ क्या लिखा हुआ है? अब तो मोहब्बत जिससे भी होगी पटवारी भर्ती के बाद होगी। अब समझ में कुछ आया नहीं। वैदिक सभ्यता में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वेदों में जैसे लिखा था कि वेदों में ऐसा होता था, सूर्य की उपासना करते थे, पृथ्वी की करते थे, ऐसे करते थे, महिला को यज्ञ में बराबर बिठाते थे। तो वेदों को तो हमने पढ़ लिया क्योंकि वो लिखे हुए मिल गए, लेकिन यहां तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहां से मार्कर मिला, अब समझ में नहीं आया गया यार ये क्या काम आता होगा। आगू बड़ो तीखो करेड़ो है, उन्हें नहीं पता कि ये मार्कर किस काम आता होगा। बस उन्होंने तो अंदाजा लगाया है कि मार्कर आगे से तीखा कर रखा है तो नाक में खुजली करने के काम आता होगा। उन्हें नहीं पता है, सिर्फ अंदाजा लगाया उन्होंने। तो सिंधु घाटी में जो चीजें मिली उन चीजों के आधार पे हमने अंदाजा लगाया। जैसे योगी की मूर्ति मिली तो हमने कह दिया कि हमारे यहाँ रामदेव बाबा था, वैसे उनके वहां भी कोई रामदेव बाबा था। योग का उन्हें जानकारी थी। जो मूर्ति मिली उसके दाढ़ी थी तो हमने कह दिया कि वो लोग जो है वो क्या रखते थे? दाढ़ी रखते थे। किसी मूर्ति में हमें बड़े बड़े बाल मिले तो हमने कह दिया कि बाल भी रखा करते थे वो। तो इस आधार पे हमने सिर्फ, जैसे शव है, शव दफनाए हुए मिले, उनका सिर जिस दिशा में मिला हमने कह दिया कि शव को दफनाते थे, सिर उत्तर में करते थे, दक्षिण में करते थे। तो हमने तो सिर्फ अंदाजा न लगाया है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उन चीजों को देखे, जबकि वैदिक सभ्यता में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे हुआ। अब जैसे सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली ना
वो मिली महिलाओं की। तो इसके आधार पर क्या अंदाजा लगाया? देखो, दो प्रकार की सभ्यता होती है, एक तो होती है मातृस्थात्मक, एक वह पितृस्थात्मक। अब देखो, हमें वो पूछेगा, क्योंकि इन दोनों का कंफ्यूजन पूछेगा कि ऐसे नहीं पूछ सकता क्या नहीं मिला। अरे नहीं मिले तो बहुत सी चीजें नहीं मिली, ठेकों को नहीं मिले सिंधु घाटी के अंदर, नहीं में तो बहुत सारी चीजें, लेकिन वो ऐसे पूछेगा कि वैदिक सभ्यता में ऐसी कौन सी चीज थी जो यहां मिली यहां नहीं मिली। इन दोनों का कंपैरिजन करेगा वो। तो एक सभ्यता इनमें मातृस्थात्मक है, एक पितृ। वैदिक सभ्यता को सबसे बढ़िया याद करने का तरीका यह है कि आप ये मान लो कि भगवान राम जो हुए ना, वो किस सभ्यता में हुए हैं? भगवान राम के घरे दशरथ की चला करती किंगी, दशरथ की चला करती थी। भगवान राम का परिचय देखो, चलने का आधार किया जी मातृस्थात्मक सभ्यता क्या? सिंधु घाटी। इसका मतलब क्या हुआ? लुगाया नहीं चला करती। चलो आज की सभ्यता क्या है, मातृस्थात्मक या पितृस्थात्मक? मातृस्थात्मक था। रिश्तो कौन कर गया हो? मातृस्थात्मक मुना जद मानी जाएगी जो थारो रिश्तो करने भी लुगाई जागी, बस को ड्राइवर करने भी लुगाई जागी, हलवाई आरकन भी लुगाई जागी, बस को ड्राइवर भी लुगाई होगी, और अंदर आदमी बैठा गीत गाओगा और लुगाया बारे बान लिखेगी, डायरी ले फिरेगी, क्या जल्दी करो, फिर आदमी नाचेगा, लुगाया कहेगी जल्दी करो, आगे सासू जी को फोन आ रही है, मैं वेट करना, जद मानी जाएगी। अभी कौन सी सभ्यता है? अरे चलने का आधार पर को नहीं। देखो चलने के आधार पे नहीं होती। कैसे होती है? आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं यशोदा नंदन कृष्ण, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं गंगा पुत्र भीष्म, जबकि आप नहीं जानते कि भीष्म के पिता का नाम क्या था। आधे नहीं जानते, आप जानते हो कि गंगा का पुत्र था। अब आओ रामायण में, राम की माता का नाम नहीं जानते, आप पिता का जानते हो, जबकि वो तो ओके हो गया लफड़ो। जबकि राम की माता का नाम आप नहीं जानते, बहुत सारे नहीं जानते, आप पिता का नाम जानते हो। वर्तमान में मैं तुमसे ये कहूंगा, बता छोरा किंग है, तो आप मां का नाम लोगे कि बाप का? क्योंकि वर्तमान में परिचय बाप के आधार पे है, और महाभारत के समय परिचय मां के आधार पे होता था। गांधारी नंदन दुर्योधन, और उस समय हो सकता है कि परिचय जो होता था वो किस आधार पे? क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं की मूर्तियां मिली, तो हमने कह दिया कि ये जो सभ्यता थी वो क्या थी? मातृस्थात्मक। अब आप देखो, भगवान राम वाली सभ्यता का मतलब आप अंदाजा लगा लेना कि वैदिक सभ्यता, और भगवान राम के घर में दशरथ का ऑर्डर चलता था, तो इसका मतलब वो क्या थी? पिता वाली सभ्यता थी। तो ये पितृस्थात्मक सभ्यता। जैसे हम लोग दब गए, अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये सभ्यता मातृस्थात्मक थी या पितृस्थात्मक? इनका कैसे पता चला? मूर्तियों के आधार पर। भाई मूर्तियां महिलाओं की मिली, अब हम लोग दबे, तो बताओ सबसे ज्यादा मूर्तियां देवताओं की मिलेगी या देवियों की? देवी की मूर्ति एक शहर में मुश्किल से एक देवी का मंदिर होता है, एक या दो, जबकि देवता की देखो हर शहर में गोगा जी, हनुमान जी, तेजा जी, शिव जी, कृष्ण जी, देवता ही देवता की मूर्ति मिलेगी। तो इसका मतलब वर्तमान सभ्यता क्या है? पितृस्थात्मक। और उस समय की क्या थी? तो इन आप मातृस्थात्मक सभ्यता भी बोल सका। यहां पर जो बर्तन मिले वो कांस्य के मिले, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। तो एक ही बात है, सबसे बड़े बड़े नगर मिले, बाद में जिक्र करें, एक बार बस याद करने के लिए, इसीलिए इसे क्या बोल दिया? नगरीय सभ्यता। जबकि आप देखो वैदिक सभ्यता में भगवान राम अयोध्या रहते थे एकदम गांव की तरह वो, तो वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण थी। ये सभ्यता यानी कंपैरिजन पूछेगा वो, वैदिक सभ्यता होते ही तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब ये एक ही नाम है, भले सिंधु घाटी आ जाए, भले हड़प्पा आ जाए, भले मातृस्थात्मक आ जाए, भले कांस्य युगीन सभ्यता आ जाए, भले ही नगरी सभ्यता। इतनी बात समझ में आई गे बेटे का बाप हो, आगे के थार समझ आगे चालू बता दू है, बताओ। अब आ देखा कभी टाइम तो देखिए इनका, भी ये सभ्यता कब हुई थी, इस चीज को तो समझे। जैसे हम लोग दबेंगे 1000-5000 साल बाद, टाइम तो निकालेंगे वो, तो टाइम कैसे निकालें?
इस चीज को समझ लेना, बढ़िया तरीके से समझ लेना, क्योंकि प्रश्न बहुत बार आता है कि हड़प्पा सभ्यता का समय है या सिंधु घाटी का समय, और इसके ऑप्शन भी फिक्स है। कैसे? वो पहला ऑप्शन देगा आपको 2350 से 1750 ईस्वी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देगो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। थाने तीसरा ऑप्शन देगो 1750 से 2350 ईस्वी। थाने चौथो ऑप्शन देगो 1750 से 2350 ईसा पूर्व। ये लो फिक्स है। कितना? चलो समझना है इसको। चलो आपको पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2350 से 1750 माइनस में आ गए। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ महाराणा प्रताप को शासनकाल बताओ, 1572 से 1597, यहां तो जुड़ गए। अब मैं कहूंगा अशोक का शासनकाल बताओ, आप कहोगे कि 273 से 232। महाराणा प्रताप का शासनकाल तो प्लस हुआ, अशोक का माइनस हुआ। ये क्या लफड़ा है? इस चीज को समझो कि भी ईसा पूर्व की जो चीज है वो माइनस में क्यों जाएगी। सिर्फ समझना है इसको। अगर समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो इसको डिवाइजेशन पॉइंट मान लो। एक किया यहां से, और वर्तमान में क्या चल रहा है 2019। आगे क्या लगा? चल रही है आप 2019 में, थोड़े दिनों बाद 2020 आ जाएगी। 2019 में चल रहे हैं अभी हम। तो 2019 से मैं पीछे चलता हूं, 1819, 1719, ऐसे करते करते मैं यहां पहुंच गया 1 ईस्वी। तो क्या ये दुनिया बने हुए 2019 साल ही हुई है क्या? अरे 2019 से पहले दुनिया नहीं थी क्या? मुकारो लगाओगे ही। वाह गजब, शानदार, वाह भाई क्या लग रहे हो। ऐसा डंगू पड़ लिया नहीं मनबेरो है कि थरा सिंदूर वेदी गोली रहेगी। अरे बहुत टफ टॉपिकों में आता है ये। सभ्यता जो है ना, कभी आपने पढ़ी नहीं तो इसको बड़े इजी तरीके से अपन करेंगे सोल्व, पढ़ा देंगे यार। क्या इतिहास तो एकदम इजी है। सिंधु, वैदिक, मौर्य, गुप्त, और मुगलाम तो वह जहांगीरी और बाहोगा नहीं, अनारकली, वो तो बहुत ईजी है, तो ईजी। गांधी जो है ना, गांधी बहुत शानदार है। गांधी तो गजब का है, वाह भाई ऐसा था गांधी तो इजी। तो फिर जैसे अंग्रेज बोले कि हमारा जो भगवान था ना ईसा, जिस दिन ईसा जन्मा था वहीं से साल शुरू करो, क्योंकि दादागिरी थी उनकी। बोल जी मान लिया हमने 1 ईस्वी। तो ईसा से पहले दुनिया नहीं थी क्या? ईसा किसके जन्मा था? अपनी मां के। ईसा की मां ईसा से पहले नहीं जन्मी क्या? तो उसके लिए क्या बोलूं भाई, बताओ क्या बोलूं? ईसा पूर्व। अब देखो पीछे चलो, ये 2350 है, इधर से शुरू होकर यहां आके समाप्त हुई 1750 ईसा पूर्व। अब मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। उस उदाहरण को अगर समझ में आई तो आपकी ये बात भी समझ में आएगी कि ईस्वी ईसा पूर्व उल्टा क्यों चलता है। बस ये उदाहरण समझ लो। मान लो कि आज से ही हम ये मानते हैं कि नई साल आज से पहले के लिए कोई परिचय नहीं है। आज से ही मान लू मैं कि नई साल आज ही लगी, आज से ही 1 ईस्वी है। आज से आप 10 दिन पहले यहां कोचिंग में आए तो आज के बाद तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। लेकिन आज से ही मानना है तो आज से 10 दिन पहले आए तो क्या बोलोगे? 10 दिन पूर्व है, यही तो बोलोगे। ठीक है, आपने यहां सिंधु घाटी पढ़ी और पढ़ते हुए आपको 2 दिन हो गए, यानी 2 दिनों में आपकी सिंधु घाटी पूरी हुई। तो अब आप क्या बोलोगे कि आज से 8 दिन पहले सिंधु घाटी कंप्लीट हुई या आज से 12 दिन पहले? इसका जवाब आ गया तो ईसा पूर्व उल्टी क्यों चलती है, यह भी जवाब आ जाएगा। आज से मानना है सब कुछ, आज से पहले के लिए आपको पूर्व लगाना है। आज से 10 दिन पहले आपने एडमिशन लिया, 2 दिन सिंधु घाटी पढ़ी, 2 दिन बाद सिंधु घाटी कंप्लीट हुई। अब क्या बोलोगे कि आज से 8 दिन पहले हुई या आज से 12 दिन पहले? कौन समझ में आई? क्यों? क्योंकि आप आज के नजदीक आ रहे हो, इधर से आप इधर आ रहे हो, अब इधर जा रहे हो।
तो ये चीजें माइनस में चलेगी। सर ये अब चलो सीधा सा पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितने साल पहले हुई? अरे 2000 साल, ये 2000 ये प्लस होंगे, लगभग 4500 मान, लगभग 4500 वर्ष पहले। सर ये समय कैसे निकाला? भैया समय कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बताता है, लेकिन हमने जो समय निकाला है वो निकाला है C14 के आधार पर। सर ये क्या है? लकड़ी में कार्बन होता है, कार्बन तो होता है, क्या अपनी हड्डी में भी कार्बन है? क्या कार्बन है ना? अब क्या होता, अपनी हड्डी में है C14, हम जीवित है तब तक ही, जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उस दिन C14 घटना शुरू हो जाएगा। और इसकी एक निश्चित सीमा होती है, वो साइंस वाले गुरुजी जानते होंगे कि एक कार्बन घटने में कितने साल लगते हैं। अब उन्हें कोई हड्डी मिल गई, मिलते ही वो देखेंगे कि इस हड्डी में कितना कार्बन है, कि C11 है, तो C14 जीवित हड्डी में होगा, मरने के बाद कार्बन घटेगा, तो 3 कार्बन घटने में कितना समय लगा, उस आधार पे पता चल गया। और समझ में आई ये बात? तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका लगभग है 2300 से 1750। तो आपको अमूमन टाइम दिया जाएगा, तो आप एक याद रख लेना कि सिंधु घाटी का समय कितना है, 2350 से 1750। ठीक है, समझ में आयोगे? आगे चलूंगे, बताओ, नाम याद हो गया, और चीज याद होगी, आगे चलो। अब देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी का कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा के बाद, इसका मतलब सबसे पहले हमें हड़प्पा पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए? लेकिन अपन तो उल्टा पढ़ेंगे, है कुछ लोग ना आदत है कि किताब लास्ट पेज से पढ़नी चालू करेगा, तो अपन तो उल्टा पढ़ेंगे। मैं पहले हड़प्पा नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ हड़प्पा को खोजा, लेकिन मैं पहले मोहनजोदड़ो पढ़ाऊंगा। अब बताओ के बिगाड़ दिए थे मेरे? मैं तो पहले मोहनजोदड़ो पढ़ाऊंगा, पढ़ा दूं? अरे बहुत ईजी है, क्योंकि आपसे तो पूछेगा कि ये कहां से मिला और वो कहां से मिला। देखो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? काली बंगा का अर्थ काली चूड़ी है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मर्तकाओं टीलो, मर्तकाओं टीलो मतलब मरेड़ाओं टीलो, इसका मतलब कोई मर गया। अरे मर गया कोई, तो मरने के बाद में फिर के काम? तो मरियो क्यों है? क्योंकि आज जिक्र तो चल रही है, बोल फलानियों मर गयो, तो बोले क्यों मरियो? सांस को नहीं तो है ही है, लेकिन कोई ना कोई मौत का बहाना है। मान लो कि मलेरिया रोग से मर गया, खलाई मारू, हाँ, मान लो कि मलेरिया रोग से मर गया, तो मलेरिया के अवशेष कहां से मिले? अब मरने के बाद पहले कफन ले आइजेगो, और कफन बढ़िया सूती कपड़े को बनेड़ो है, तो सूती कपड़े के अवशेष भी कहां से मिले? अब बढ़िया ले आगे और बढ़िया तरीकों और अर्थी तैयार करिए। और तो देखो गांव में तो इनका स्पेशलाइजेशन है, वो स्पेशल है, कभी जोर की अर्थी बनानी आ वो मर जाओ, कौन बनाओ जी? तो कोई स्पेशलिस्ट है, बढ़िया अर्थी तैयार करिए। तो अर्थी ने उठाई, जब 2 तो आगे लग गया और 2 गहने लग गया, कितना हो गया? अरे 4 को नहीं है या 22 को नहीं है, 2 आगे 2 पीछे। इस सभ्यता की खोज कद होड़ी है? अरे वाह, फिर तो इंटेलिजेंट हो यार, गजब यार। चलो तो फिर आगे चलो, बढ़िया एक, क्योंकि आदमी थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़िया रास्ता ले गया, जबकि रास्ते की चौड़ाई भी लगभग 9.15, यानी रास्ते को नाम दे दिया पर राजपथ। ले गया, ले जाके शमशान भूमि में के करियो, बाढ़ दिए, तुंड दिए, और के तो बाढ़ने में बाद में के बची?
भाई जला दिया, जलने के बाद क्या बची? राख। तो राख से याद कर लेना राखल दास। अरे वाह, गजब यार, शानदार भाई। ऐसा मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। कोई मर गया, किस रोग से? मलेरिया से। मलेरिया के अवशेष, कफन लाए, सूती कपड़े के अवशेष। इसके बाद में एक बड़े रास्ते से उसे ले गए शमशान भूमि की ओर, वहां ले जाके जलाया। वैसे कब्रिस्तान का अवशेष नहीं मिला, लेकिन मान लेते हैं अपने सूत्र के हिसाब से। तो जलाने के बाद राख बची, तो फिर कौन हो गया? राखलदास। अब सारे के सारे वापस आए। अब बताओ आपा की कोई दाग संस्कार करके आवा, तो आने के बाद क्या काम करा? अरे वाह, नॉलेज है। हाँ, एक मतलब गैड़ा हो। वापस आने के बाद में अपने एक रिवाज होता है कि हम लोग स्नान करते हैं। तो स्नान करने खातर अब सिंधु घाटी की सबसे अच्छी चीज क्या है? यहां से बड़े बड़े स्नानागार मिले, और ठाडा रहे, पूछो ना। 33 मीटर तो लंबा, 54 पॉइंट समथिंग मीटर चौड़ा। गुरुजी पहले तो ये बताओ कि पता कैसे चला कि ये स्नानागार है? पता ऐसे चला कि इसके उत्तर साइड में ऐसे पेड़ियां बनी हुई थी, इसके दक्षिण साइड पेड़ियां, बीच में एक कुआ 39 गुणा 23 गुणा 8 गो, और इस साइड में यहां पर नाली बनी हुई थी बाहर पानी निकलने के लिए। ये कौन सी साइड होगी? दक्षिण पश्चिम। अब भाई जॉन मार्शल ने इसको देखा, बोले भाई यो के खाकड़े सगड़ा सगन आता गे। बोले ये तो तात्कालिक विश्व का आश्चर्य है यार, इतना इतना बड़ा नाउन थोड़ी हो करे। लोगों में जे कह दिन सिंधु घाटियां काम कियो, स्नानागार, बड़ा बड़ा अनानागार, मतलब एक ही काम लो, ना लियो और खा लियो। तो फिर जा लियो। मोदी का स्वच्छ अभियान नहीं था। हाँ, हड़प्पा से जरूर मिले हैं, टॉयलेट भी मिले हैं, लेकिन वैसे देखे तो इनकी सबसे अच्छी विशेषता है यहां से बड़े बड़े, अब कमल ताल और पुष्कल तक बोले, डीडी को सांबी है वो, लेकिन इतना इतना बड़ा बोले यार के सग, तो इतना लोग है तो सगन हुआ दिया। रिवाज तो अच्छी है, क्या माने ये इतने इतने बड़े क्यों बनाए होंगे? है हाँ, वो ज्ञानी है यार, चश्मा जरूर चल रही है, अपन है ज्ञानी हो। गजब। ऐसा हो सकता है कि इनके कोई प्रोग्राम होता होगा साल में एक या दो, कोई फंक्शन होते होंगे, तब हो सकता है कि एक साथ स्नान करते होंगे। भाई रिवाज तो अच्छी है, इससे टाइम पानी की बचत होती है। मोदी से रिक्वेस्ट करेंगे गांव में 2 बना दो बड़े बड़े, एक साथ ही ना हो। अब क्या होता है देखो, अलग अलग चीजें, बड़े बड़े स्नानागार और बड़े बड़े अनानागार। तो बड़े बड़े स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले, अनानागार हड़प्पा से मिले, तो बड़े बड़े स्नानागार। अब बताऊं क्या काम है? वापस आने के बाद में कुछ लोगों को दिमाग खराब हो जाए, भाई ऐसी फीलिंग आ जाती है शमशान भूमि में जाने के बाद, यार मरना तो अपने को भी पड़ेगा, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू पना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मरेंगे तो अपन भी, होता है ऐसा, कभी गए होंगे शमशान में, हो जाता है ऐसा। तो कुछ लोग भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं और ध्यान में खो जाते हैं, योगी बन जाते हैं। तो यहां से एक योगी की मूर्ति मिली, थोड़ी सी खंडित हो गई। आप जब भी हिस्ट्री की बुक लाओगे ना, तो हिस्ट्री की बुक पर या तो ये चित्र मिलेगा आपको, या फिर वो नटराज वाला मिलेगा, या फिर एक महिला की डांस करती हुई महिला का मिलेगा। अब देखो इस योगी की मूर्ति की क्या खास बात है, थोड़ा सा इसका जिक्र करें। एक बार एक प्रश्न पूछा, योगी की मूर्ति के नीचे जानवरों के चित्र बने थे, यानी उसमें 9 जानवर 7 प्रकार के थे, तो चित्र बने हुए थे। तो प्रश्न ये पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये से पूछा गया था ये क्वेश्चन, कभी योगी की मूर्ति में किस जानवर का चित्र नहीं मिला? थे इतना इंटेलिजेंट कर दोगे पहले तो ये बताओ, पढ़ा दियोगे धन? अच्छा पढ़ गया, ज्ञानियान जानू बोलिए मैं। उस प्रश्न को क्यों पूछा? देखो प्रश्न क्यों पूछा ये देखो,
कभी कौन से जानवर का चित्र नहीं मिला। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा कौन से जानवर का चित्र मिला, तो एक सिंगो बैल। और रात तेरी फोटो बहुत रिस्की है यार, एक सिंगो बैल। थारी कोनिया बुलाए रोलो करो, कोनिया थारी आवाज कोनिया मेरी आओगी। और एक चीज और देखो, अब का थे नहीं, अब का रही बात बताता ही अर्थे माथो भी डालेगा नीचे कुर्सी गए। सबसे ज्यादा बैल की मूर्तियां मिली, जबकि गाय के कोई अवशेष नहीं मिले। अब आप भी सोचोगे कि गुरुजी बैल ने किया आवड़े। अब आओ वैदिक सभ्यता में, सिंधु घाटी के बाद दूसरी सभ्यता कौन सी है? आपको बताया वैदिक का मतलब भगवान राम को याद करो, और राम का मतलब गायों का जिक्र है कि नहीं है रामायण में? बहुत है। उस समय तो लोग लड़ते ही गायों के लिए थी। गाय को अवध्य कहा गया, गाय को मार ही नहीं सकते। अब देखो जो नहीं मिला, भाई हुई कि नहीं हुई उन्हें नहीं पता, लेकिन जब कोई अवशेष नहीं मिला तो बेचारे कैसे बोलते? भाई जहां से भी खुदाई हुई गाय की कोई हड्डी के कुछ भी नहीं मिला तो वो बेचारे नहीं बोल सकते। बैल के बारे में इनको नॉलेज था, लेकिन गाय का कोई अवशेष नहीं मिला। अब एक चीज और, वह घोड़ों। अरे मैंने आपको बताया वैदिक सभ्यता का मतलब ही भगवान राम। अब बताओ रामायण में घोड़ा है कि नहीं है? उनका तो प्रिय पशु ही घोड़ा था। अरे रामायण उस समय, जैसे अपने आ जाओ राजा महाराजाओं के समय, उनकी ओड्डी कौन सी थी? राजा महाराजाओं की ओड्डी तो घोड़ा ही था। वो इधर उधर जाते थे तो घोड़े पे जाते थे। तो राजा महाराजा का मतलब ही वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता में घोड़ा उनका प्रिय पशु था। लेकिन यहां भी, हाँ, यहां घोड़े की एक दो जगह से हड्डियां जरूर मिली है। इसका मतलब उन्हें घोड़े का नॉलेज था, भाई उन्हें पता था। जैसे एक बात बताओ, क्या हम लोग हाथी पालते हैं? क्या नहीं पालते? लेकिन जब हम लोग दबेंगे तो क्या हाथी के अवशेष नहीं मिलेंगे? आमेर से मिलेंगे। तो वो लोग यही कहेंगे कि भैया ये हाथी पालते नहीं थे, लेकिन इन्हें नॉलेज था कि हाथी के खाकड़ को नाम है। तो वैसे आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी है क्या? मोहनजोदड़ो फिल्म में और मोहनजोदड़ो के अंदर एक व्यक्ति घोड़ो ले गया है, तो वह पूछा वो गियर है, वो क्या कार्टून है? तो हो सकता है कोई उधर वाली साइड से और कोई घोड़ा लेके आया होगा। तो इन्हें पता था कि घोड़ा होता क्या है, लेकिन घोड़ा पालते नहीं थे। तो दोनों ऑप्शन अलग अलग आ जाए तो, कि सिंधु घाटी के लोगों को किस चीज की जानकारी नहीं थी, घोड़ा या गाय? क्योंकि घोड़े के एक दो जगह से हड्डी मिली, उन्हें नॉलेज था कि घोड़ा क्या होता है। जबकि हमें नहीं पता डायनासोर कैसा होता होगा। हमने तो चित्र की कल्पना की है कि डायनासोर ऐसा होता होगा, जबकि हमें तो नहीं पता डायनासोर का। तो वो जो योगी की मूर्ति मिली है ना, उसमें और इसी जानवर का चित्र नहीं है, बैल का। अब कौन दिमाग लगाए कि बैल का नहीं है? भाई आप लोग पेपर दोगे तो आप कहोगे सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा बैल की मूर्तियां मिली है, जबकि उस योगी की मूर्ति में बैल का नहीं है। नहीं है, तभी उसने पूछा। तो योगी ने ऐसे कर रखा है, आधी आंखें खोद रखी है, इसका मतलब इन्हें योग के बारे में जानकारी थी। तो उस मूर्ति में यहां से यहां तक चूड़ियां पहन रखी है उसने। तो इसका मतलब हम ये कहें कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे, कह सकते हैं क्या? चलो, भगवान राम वाले समय में पुरुष आभूषण पहनते थे कि नहीं? पहनते थे। आप भगवान राम को देखो, मुकुट गले में, हाथा में, बिंटिया बांटिया पैर रखिए। क्या आज लोग पुरुष आभूषण पहनते हैं? कब पहनते हैं? यह कोई आभूषण पहनना होता है क्या? पुरुष आभूषण नहीं पहनते। आपकी क्लास में कितने लोगों ने मंगलसूत्र पहन रखा है? पुरुष आभूषण नहीं पहनते। नॉर्मल है, ये पहनने में नहीं आता। वर्तमान में पुरुष आभूषण नहीं पहनते। तो भगवान राम वाले समय में तो हो सकता है कि ये लोग भी पहनते होंगे। तो आभूषण, क्योंकि मूर्ति मिली उस आधार पे, तो योगी की मूर्ति मिली यहां से। अब एक चीज बताऊं, मरने के बाद अपने कोई डांस प्रोग्राम भी हुएगा? अरे वह, अरे होता है भाई, जमान मौत की नहीं बोल रहा मैं। अगर कोई बूढ़ो आदमी मर जा तो देख, अरे होता है अर्जस से। अरे डांस भी होता है, लेकिन अंतर होता है। शादी का जो डांस होता है ना, वो तो सीधा गजबन पानी ने चाली सीधा। लेकिन मरने के बाद कोई डैनियो डैंडती मर जाए तो लास्ट में तो मरना ही होता है सबको। तो अंदर की लुगाया यानी औरतां पे डांस भी करे।
लेकिन वो बैठ कर करती है, ये अंतर होता है। जे एक बात को मान लो थाने और गुंदी आवे, गुंदिया या लाडू आवे, तो थे बता दो कि ब्याह का है कोसर का है, कोई अंतर हुए? क्या अंतर हुए? क्या बात है, इसका मतलब आपको तो कल्चर का नॉलेज है। गजब यार, आप तो लग गए नौकरी फिर। तो नृत्य होता है, अगर कोई बुजुर्ग आदमी मर जाए तो अपन बैठकर नृत्य करते हैं। तो यहां से एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ऐसे डांस कर रखा है, ऐसे हाथ कर रखा है, आप देखना कई बार आपको चित्र मिल जाएगा ये। तो वो नर्तकी की मूर्ति भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। बताओ मोहनजोदड़ो की बात थारे समझ में आई कि कौन नहीं आई? आई तो के आगे, कौन नहीं आई तो फिर के को नहीं आई है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मरेड़ा मोटीलो, के रोग उमरियो, के ले आया किता में 1905। फिर राखलदास योगी की मूर्ति, और इसके बाद में नर्तकी की मूर्ति। कुछ चीजें हो रहे हैं, आप काल देख लेना। अब इसके बाद हड़प्पा पढ़ेंगे और उसके बाद समुद्रों पढ़ेंगे, ठीक है? काल पढ़ लेना बाकी। क्या है? गाय के बारे में मिला ही नहीं कुछ। 2 चित्र मछली के थे और 2 हिरण के थे, मोर के थे। तो साथ है, मैं लिखना है, लिखवा दूं।